हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं विजन आईएएस का। इसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सरकारी योजनाएं यूपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप लोग अगर स्कीम को तैयार करना है तो ये वीडियो देख लिए आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये भाग 1 है। अभी बहुत जल्दी इस वीडियो के बाद भाग 2 भी इसको अपलोड किया जाएगा। तो मेरा नाम है रोशन और मैं आपको ये विजन आईएएस का करंट अफेयर करा रहा हूँ, जो कि ये सरकारी योजनाएं होंगी और इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इसको इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या है। तो देखिए यहाँ पर है इंडेक्स विषय सूची, जिसमें कि पहला हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से होगा, जो कि इसमें कृषि और संरचना कोष है। और फिर 10,000 नए किसान उत्पादकों उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन है। और फिर तीसरा होगा प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि इसके बारे में बहुत चर्चा में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, पाम ऑयल के बारे में, एकीकृत बागवानी, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। और देखिए ऐसे जितने मंत्रालय हैं, मंत्रालय के अंदर जो जो भी स्कीम है ऐसे एकदम अलग अलग करके दिया गया है। देखिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है, नगर नागर विमानन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो देखिए इतने सारे मंत्रालय हैं और इस मंत्रालय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके जानते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पहला हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में, ठीक है। तो पहला में है कृषि और संरचना कोष। क्या होता है यह? तो इसका उद्देश्य है देश में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे तैयार करना, ढांचे को में सुधार करना। और इसका प्रकार है तो यह केंद्रीय क्षेत्र के एक योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, और इसकी अवधि है 2032 से 33 तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अन्य उद्देश्य: फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम या दीर्घकालिक ऋण वित्त जुटाना। प्रमुख विशेषताएं इसके हैं तो पृष्ठभूमि है, लाभार्थी हैं। तो चलिए एक एक कर जानते हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसके? तो ये है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2020 से आरंभ किया गया था। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का प्रबंध किया गया है। लाभार्थी में किसान प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं से सहायता समूह, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज विपणन समितियां आदि ये सब हैं। वित्तीय सहायता: तो इसके तहत फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला आता है पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना। तो इसमें है निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और संरचना प्रदान करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं। सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के बारे में है। और के तहत केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रोन्नत परियोजनाएं। और फिर है जैविक आगतों का उत्पादन, बायो स्टिम्युलेट्स उत्पादन इकाइयाँ, स्मार्ट और सटीक कृषि की अवसंरचना। और फिर अब दूसरा आता है स्कीम 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन। तो इसमें है इसी प्रकार है, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाजार पहुंच में सुधार करना है। इसके लाभार्थी हैं एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होंगी। कार्यान्वयन एजेंसी में 9 कार्यान्वयन एजेंसियाँ एफपीओ का गठन करने में मदद करेंगी। इनके अन्य उद्देश्य हैं वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ का गठन और संवर्धन करना है। इनके प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल का लाभ उठाना,
जो कि एपीओ का गठन और संवर्धन, उपज क्लस्टर, क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिन्स जिस आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। उत्पाद विशेषीकरण के विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान देना। एपीओ को वित्तीय सहायता है। एपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 15 लाख रुपए प्रति एपीओ की सीमा के साथ एपीओ के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपए तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख किया गया है। एपीओ की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति एपीओ 2 करोड़ रुपए की परियोजना ऋण का भी प्रावधान किया गया है। और एपीओ को आरंभिक समर्थन प्रदान करना, तो प्रत्येक एपीओ को संगठित करने और उसका पंजीकरण करने और 5 वर्ष की अवधि हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों को संलग्न किया जाएगा। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखें कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं। इसमें इन्हें लघु किसान कृषि व्यापार कल्याण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटेड तमिलनाडु हरियाणा, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर्नाटक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संस्थागत ढांचा, तो राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी समग्र परियोजनाएं मार्गदर्शन समन्वय, एपीओ से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन, सूचना प्रणाली के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है। जिला स्तरीय निगरानी समिति जिले में योजना के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला कलेक्टर सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता होगी। तो अब आता है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, फसल बीमा योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो इसको ध्यान से पढ़िए। प्रकार, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसकी प्रकृति, तो यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। और उद्देश्य, तो बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जान गए। आगे बढ़ते हैं। लाभार्थी, तो इसके बटाईदारों, काश्तकारों, किसानों सहित सभी किसान होंगे। इनके उद्देश्य क्या हैं, तो अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल लाभ हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना, नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना। अब इनके विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो सम्मिलित की गई फसल बीमा योजना, जो कि निम्नलिखित योजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया: राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अभी भी जारी है। और शामिल की गई फसलें और प्रीमियम का भुगतान, तो रबी और खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें, सभी अनाज, मिलेट्स और दालें, तिलहन। प्रीमियम का भुगतान बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकित प्रीमियम दर के रूप में जो भी कम हो किया जाता है। APR और बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर, किसान द्वारा देय प्रीमियम 5% का बीमित राशि, और खरीफ पर 2% और रबी पर 1.5%। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान के बारे में जानते हैं। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य अलग अलग कृषि आदानों की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। लाभार्थी इसके कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि धारक किसान हैं। अवधि, तो ये पात्र किसानों के प्रतिवर्ष 4 महीने में 2,000 रुपये, 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करता है। इसके विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो परिवार की परिभाषा, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, यानी कि संयुक्त परिवार, अरे संयुक्त नहीं, एकाकी परिवार के बारे में। किसान परिवार जिन्हें योजना से बाहर रखा गया है, तो सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, शासन के तीनों स्तरों पर पूर्व और वर्तमान विधि निर्माता, पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर।
सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और पेंशनभोगी जिनकी मासिक 10,000 रुपये से अधिक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़ के। तो आगे है भूमि अभिलेख की आवश्यकता और अपवाद। तो इसका लाभ उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा जिनके नाम भू अभिलेखों में दर्ज हैं। अपवाद तो वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। लाभार्थी की पहचान कैसे होगी? तो राज्य और यूटी के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। स्व पंजीकरण तंत्र तो मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए वॉक इन माध्यम से होगा। ऋण तो सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल और पशु मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है। आगे आता है 1.5 1.5 मतलब पाँचवा ये है। तो पाँचवा टॉपिक है इसमें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके बारे में जानते हैं, ये भी बहुत चर्चा में है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था में सुरक्षा करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और अपेक्षित है। तो ये अपेक्षित है 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं। पेंशन निधि प्रबंधक तो ये जीवन बीमा LIC है। और अन्य उद्देश्य इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है। इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो अपवर्जन कौन योजना के लिए अपात्र होगा? सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक और पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान मंत्री परिषद के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर तथा जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर भरने वाले सभी व्यक्ति, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी। राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल लघु व सीमांत किसान। लाभ इसका तो आश्वासित पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह। आगे आता है स्वैच्छिक और अंशदायी। तो ये मासिक अंशदान है जो कि योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200 रुपये के बीच पेंशन निधि में अंशदान करना होगा। समान बराबर अंशदान तो ये केंद्र सरकार अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि की बराबर ही योगदान करेगी। पारिवारिक पेंशन तो किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक का पति पत्नी को पेंशन की 50% राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। दिव्यांगता के लिए व्यवधान तो यदि अंशदान करने वाला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दिव्यांग हो जाता है, पति या पत्नी बाद में इस योजना की जारी रखने का हकदार होगा। तो इसमें नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में है। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। समर्पित कोष है इसमें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के तत्वावधान में समर्पित एक दीर्घकालिक सिंचाई निधि और सूक्ष्म सिंचाई कोष। इसकी निगरानी केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके अन्य उद्देश्य सिंचाई के कवरेज विस्तार, हर खेत को पानी और केंद्रित तरीके से प्रति बूंद अधिक फसल जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, अगला देखते हैं खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन आयल पाम ऑयल के बारे में है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य है आयात बोझ को कम करना और तेलों का आयात बोझ है जो खाद्य तेल का एडिबल ऑयल। और विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अवधि है वर्ष 2025-26 तक। और इसके अन्य उद्देश्य हैं
पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश खाद्य तिलहन उत्पादन वृद्धि करेगा। तो देखिए यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं कि ऑयल पाम पश्चिम अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है। यह तुलनात्मक रूप से भारत में एक नई फसल है। उनकी प्रति हेक्टेयर उच्चतम वनस्पति तेल उपज क्षमता है। यह दो अलग अलग तेलों अर्थात ताड़ के तेल और ताड़ की गिरी तेल का उत्पादन करता है। इन तेलों का उपयोग खाद्य के साथ साथ औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य है देश में बागवानी का समग्र विकास करना और सहायता। तो प्रमुख हस्तक्षेपों उपायों के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। कवरेज, तो इसमें सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कवर किए गए हैं। अन्य उद्देश्य हैं तो बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना और उनके कौशल का समर्थन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। उद्देश्य इसका है तो खेती के अलग अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। और कार्यान्वयन एजेंसी है तो वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। लाभार्थी हैं तो सभी किसान, व्यक्तिगत, संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू स्वामित्व है, काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बटाईदार आदि। संबंधित क्षेत्र कवरेज, तो ये पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्रक है। अन्य उद्देश्य क्या इसके हैं तो फसलों की कृषि और फसल कटाई के बाद के व्यय के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, किसान परिवारों का उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करना, कृषि संपत्ति और कृषि संवर्धन गतिविधियों के अनुरक्षण की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाना। तो अब अगला आता है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो ये भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो को CSS बोलते हैं। लक्ष्य इसका है बदलती जलवायु के प्रति भारतीय कृषि को अधिक आघात सहनीय बनाने के लिए रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना। उपयोजना, यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निर्धारित 8 मिशनों में से एक है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, तो मिशन की प्रभावी निगरानी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य उद्देश्य इसके फसलों और पशुपालन दोनों गतिविधियों में उपयुक्त अनुकूलन और समन्वय उपायों के माध्यम से भारतीय कृषि को जलवायु लोचशील बनाना है। तो अब नेक्स्ट आता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन है। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो कि है केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के लिए समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना है। आयुष, तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध सेवा एवं सोवा, रिक्पा तथा होम्योपैथी है इसका फुल फॉर्म। और इसकी अवधि 2026 तक का है। और इसके अन्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना और औषधि पादपों की कृषि को समर्थन प्रदान करना, क्लस्टरों की स्थापना तथा उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास करना है। तो अब अगला आता है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत पहला है औषध के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। तो है ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका लक्ष्य है औसत क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना। परियोजना इसका प्रबंधन एजेंसी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। और इसकी अवधि है वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक। उद्देश्य इसका है तो भारत से बाहर वैश्विक चैंपियन तैयार करना और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करना। दूसरा आता है इसमें बल्क ड्रग्स के लिए या महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री, औषधीय मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना इसके बारे में PLI। तो इसके ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। लक्ष्य इसका है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण KSM, DI और API के आयात पर निर्भरता को कम करना है। परियोजना प्रबंधन एजेंसी, तो ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है लिमिटेड। ठीक है, और इसकी अवधि 2020-21 से 2029-30 तक है। अन्य उद्देश्य इसका, इस योजना का उद्देश्य मुख्य आरंभिक सामग्री औषधि है, मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि सामग्री में अधिक निवेश आकर्षित कर इनके घरेलू विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट आता है चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना। तो इस ये भी एक देखिए केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है और इसका उद्देश्य है चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। आवेदक तो भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी जो ग्रीनफील्ड परियोजना में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। अवधि इसका है तो 2020-21 से 2027-28 तक का है। अन्य उद्देश्य तो इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना। तो यह है उसका उद्देश्य औषध क्षेत्रक में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को मजबूत करना है। इसका लाभ है मौजूदा फार्मा क्लस्टर और एमएसएमई की उत्पादकता गुणवत्ता और संधारणीयता में वृद्धि होगी। अवधि इसका है 2020-21-22 से 2025-26 तक अवधि है। परियोजनाओं का अनुमोदन औसत विभाग को सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति बनाना और इसका उद्देश्य है ये अन्य उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा औसत क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। अब नेक्स्ट मंत्रालय आता है नागर विमानन मंत्रालय। तो इसमें पहला है उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना। तो ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इसका लक्ष्य हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मझोले शहरों के बड़े शहरों से जोड़ना है। एयरलाइनों की सहायता से रियायत और व्यवहार अंतराल वित्त पोषण के रूप में है और इसका अवधि 10 वर्ष तक का है। ठीक है, और इसका अन्य उद्देश्य है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बेहतर विमानन और संरचना तथा एयर कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना। इसमें इसका यही सेम उद्देश्य था, मतलब लक्ष्य इसका रखा गया है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज का सफ़र करे। अब आता है कोयला मंत्रालय, जिसमें कि पहला है इसमें अन्य योजनाएं और विविध पहले। इसमें डायरेक्ट ही दिया गया है जैसे कि शक्ति भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आवंटन करने की योजना नीति। इसका उद्देश्य है देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ तरीके से कोयला उपलब्ध करवाना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोल लिंकेज या आपूर्ति का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। फिर है पूर्ववर्ती आश्वासन पत्र ईंधन आपूर्ति समझौता व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। यह नीति कोयले के नीलामी के माध्यम से या लिंकेज की कमी वाले ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करती है। यह ऊर्जा उत्पादकों को सस्ता कोयला प्राप्त करने और उत्पादन की लागत कम करने में सहायता प्रदान करती है। कोयला वितरण नीति एनसीडीपी 2007 ऊर्जा क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज शामिल करती है। इसके प्रमुख लाभार्थी और लाभ तो विद्युत कंपनियां सुनिश्चित कोयला आपूर्ति उपभोक्ता बिजली की कम लागत देशज कोयला क्षेत्रक तो आयातित कोयले की मात्रा में गिरावट बैंकिंग क्षेत्रक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट। आगे आता है उत्तम खनन के लिए कोयले की तृतीय पक्ष आकलन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। तो ये कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है। लक्ष्य है यह ऐप कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों के तृतीय पक्ष आधारित नमूना प्रक्रिया की निगरानी में सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है। यह एक अंतःक्रियात्मक मानचित्र आधारित प्रणाली है। यह गुणवत्ता संबंधी मानकों के लिए विविध सहायक कंपनियों के पास विमानन कोयले की गुणवत्ता की समग्र कवरेज प्रदान करेगा। और नेक्स्ट आता है कोयला खान निगरानी प्रबंधन प्रणाली। तो इसका लक्ष्य है एक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से अनधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया जाएगा। सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा। खान प्रहरी तो इसका लक्ष्य है यह अवैध कोयला खनन जैसे रैट होल माइनिंग चोरी आदि जैसे संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट हेतु उपयोग की जाने वाला एक उपकरण है। और कोई भी व्यक्ति घटना की जियो टैग की गई तस्वीरों के साथ साथ लिखित सूचना को सीधे सिस्टम्स में अपलोड कर सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। अगला आता है प्रकाश तो यानी कि आपूर्ति में समन्वय जरिए विद्युत रेल कोयला उपलब्धता पोर्टल ये है। लक्ष्य इसका है इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों यथा विद्युत मंत्रालय कोयला मंत्रालय कोल इंडिया रेलवे विद्युत मध्य कोयला आपूर्ति बेहतर सुनिश्चित करना है।
अब अगला आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसमें है पहला, भारत में व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के विनिर्माताओं के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना। तो इस स्मरणीय तथ्य है, ये केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य है व्हाइट गुड्स के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा आयात निर्भरता को कम करना। कार्यान्वयन एजेंसी है तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है। और अवधि इसका तो वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक का है। और इसका अन्य उद्देश्य है व्हाइट गुड्स की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापक निवेश को आकर्षित करना तथा क्षेत्रगत कमियों का निवारण करना, उन्हें बृहद पैमाने पर किफ़ायती बनाना तथा निर्यात में वृद्धि करना है। अब अगला आता है स्टार्टअप इंडिया। ये केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करना है, यानी बढ़ावा देना है। कार्यान्वयन एजेंसी है तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है। अपवर्जन है, किसी मौजूदा संस्था के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा गठित की गई किसी संस्था की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य उद्देश्य है तो भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत समावेशी परितंत्र का निर्माण करना है। आगे आता है, इसमें कुछ और भी हैं, जिसपे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। यह 2021 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था योग्य इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्रता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और आगे आता है, यह 70 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं और इनक्यूबेटर्स 5 करोड़ रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक है सामाजिक प्रभाव और अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन। और लाभ इसका है तो यह स्टार्टअप्स को एंजल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों के निवेश जुटाने या ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और वित्तीय सहायता उद्देश्य तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण। स्टार्टअप्स के लिए पात्रता और इंक्यूबेटर्स के लिए पात्रता देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इसमें अंतर क्या है। हाँ, तो यहाँ पर है स्टार्टअप्स में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त होगा और इंक्यूबेटर में यह कानूनी रूप से स्थापित संस्था, सोसाइटी या न्यास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वैधानिक निकाय होती है। और फिर यह स्थापित 2 वर्ष हो और इसमें कम से कम 2 वर्ष परिचालन में हो तब होगा। केंद्र राज्य सरकार में 10 लाख रुपए से अधिक है तो इसमें कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए। मौद्रिक ये सहायता राशि प्राप्त नहीं है। इसमें भौतिक रूप से इनक्यूबेटर से गुजरने वाले कम से कम 5 स्टार्टअप्स होने चाहिए। अगला आता है एक जिला एक उत्पाद। इसका उद्देश्य है देश की सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना ताकि सभी प्रदेशों में समग्र रूप से सामाजिक आर्थिक समृद्धि को सक्षम किया जा सके। इसे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों का निर्माण करना था। हाल ही में ODOP की उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। आगे आता है निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना। तो इसका प्रकार है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और उद्देश्य है तो निर्यात के संवर्धन के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है। अवधि है तो वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है। कार्य क्षेत्र तो सीमावर्ती हट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण आदि जैसे आवश्यक निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजना को अपग्रेड करना। अपवर्जन तो क्षेत्रक विशिष्ट परियोजनाओं जैसे वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं, वित्तीय सहायता अनुदान तथा प्रत्येक अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना तो इसका प्रकार है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और उद्देश्य इसका है चैंपियन क्षेत्रकों की क्षेत्रक संबंधी कार्य योजनाओं के लिए आरंभ की गई पहलों का समर्थन करना है। और यह वित्तीय सहायता तो 5,000 करोड़ रुपए की एक समर्पित निधि है। घरेलू विनियामक सुधारों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करती है। तो इसमें 12 चिन्हित CSS है, इसमें कि है ऑडियो विजुअल सेवाएं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी IT और IT सक्षम सेवाएं, लेखांकन और वित्तीय सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरणीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं।
इस योजना के लिए आरंभ की गई नई पहलों की पहचान हेतु 5 स्तंभ हैं। तो नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नई क्षेत्रक, नई सोच, नए मानदंड। और आगे आता है इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। तो ये इन्वेस्ट इंडिया है और उद्देश्य इसका है व्यवसायियों और निवेशकों को कोविड-19 के खिलाफ भारत की सक्रिय प्रतिक्रिया पर वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक व्यापक संसाधन प्रदान करना है। पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना। तो इसका उद्देश्य है पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में रियायतें प्रदान कर निर्यात हेतु वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इसका प्रशासित है, यह विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रशासित है। अशासित, यह भारत की विदेश व्यापार नीति द्वारा शासित है। भारत में निर्यात हेतु उत्पादन के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रकों के लिए औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने से एक मुश्त छूट देने और निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने के लिए एक विकल्प की घोषणा की है। इस राहत के लिए पात्र क्षेत्रक होटल, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक क्षेत्रक है। निर्यात बंधु योजना। तो इसका उद्देश्य एमएसएमई सहित नए और संभावित निर्यातकों तक पहुंच स्थापित करना, साथ ही उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों, व्यक्तिगत सुविधा आदि के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगला आता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। तो कार्यान्वयन एजेंसी बौद्धिक संपदा कार्यालय, यह पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय के अधीन है। उद्देश्य 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा आईपी संबंधी जागरूकता और मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके तहत निर्धारित लक्ष्य को अगस्त 2022 में प्राप्त कर लिया गया था। आगे आता है परियोजना की निगरानी समूह। पीएमजी क्या है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। तो यह विशिष्ट संस्थागत तंत्र है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित चुनौतियों एवं विनियामक बाधाओं पर त्वरित समाधान प्रदान किया जाता है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं जहां लंबित मुद्दों का समाधान कर लिया गया है उनमें शामिल है भारत नेट, उत्तर पूर्व गैस ग्रिड और जगदीशपुर हल्दिया व बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना सहित स्वायत्त पहल। तो उद्देश्य यह है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पर ई लेन देनों के माध्यम से स्टार्टअप महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक पहल है। उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना। तो इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार और आय सृजन को प्रोत्साहित करना। शामिल क्षेत्रक तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो प्रस्ताव को प्रक्रियागत करने व अनुमोदित करने और भुगतान करने हेतु NEIDS के तहत प्रमुख लाभ क्या है? तो ऋण तक पहुँच, केंद्रीय पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन और केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन, केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन, आयकर प्रतिपूर्ति व GST प्रतिपूर्ति, रोजगार प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन और परिवहन प्रोत्साहन। आगे आता है निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता। उद्देश्य तो कृषि उपज के माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करना है। साथ ही निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देना है। अपेक्षित लाभ तो ट्रांसशिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की उच्च लागत के नुकसान में कमी होगी। और विस्तार तो संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद में विधिवत पंजीकृत सभी निर्यातक। आगे आता है भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम। तो यह प्रकार है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अवधि वर्ष 2026 तक है। प्रमुख 6 घटक इसमें हैं, जैसे कि सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास, मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट, संस्थागत सुविधाओं की स्थापना, ब्रांड प्रचार, डिजाइन स्टूडियो का विकास। आगे आता है निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्क व करों की छूट देने की योजना। तो यह इसका उद्देश्य निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए अलग अलग करों तथा शुल्कों तथा स्थानीय कर, कोयला उपकरण, मंडी कर आदि की प्रतिपूर्ति करना। ज्ञातव्य है कि उन्हें किसी अन्य मौजूद योजना के तहत कोई छूट, रियायत, प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह निर्यात की शून्य रेटिंग सुनिश्चित करता है, अर्थात करों या शुल्क का निर्यात नहीं किया जा सकता। तो अब नेक्स्ट आता है संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें पहला है दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना।
तो इसमें है स्मरणीय तथ्य। इसका प्रकार है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य है भारत में एक मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना। कार्यान्वयन एजेंसी, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। अवधि है तो वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024-25 तक ही निवेश किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों की के लक्षित खंडों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना। तो इसमें कुछ अन्य पहले भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। इसका उद्देश्य डिजिटल संचार और संरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाना। इसका लक्ष्य है गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अब तक 1.81 लाख ग्राम पंचायतों में यह सेवा प्रदान की गई है। ब्रॉडबैंड की गति तो वर्ष 2024-25 तक 50 Mbps करना है। और फाइबराइजेशन में वर्ष 2024-25 तक 50 लाख किलोमीटर तक पर करना है। टावरों में वृद्धि करना है। टेलीकॉम टावर्स, वेब से ट्रांसवियर स्टेशन फाइबराइजेशन और फाइबर का कम्युलेटिव का मानचित्रण करना है। आगे आता है भारत नेट। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मांग किए जाने पर सभी के लिए 2 MB से 20 MB तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। आवृत्ति क्षेत्र, तो सभी बसावट वाले गांव। शुरुआत में सभी ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया था। अवधि 2025 तक। कार्यान्वयन, भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BSNL द्वारा वित्त पोषित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए बिना भेदभाव के सुलभ होने वाला एक अत्यधिक स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। तरंग संचार पोर्टल, इसका उद्देश्य मोबाइल टावर और विद्युत परियोजना आवृत्ति उत्सर्जन के अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करना। शुल्क का भुगतान करके सूचना प्राप्त की जा सकती है। तरंग संचार वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। मोबाइल टावरों की सूचना के बारे में, तो मोबाइल टावर और विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति के उत्सर्जन अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करना। मोबाइल टावरों उत्सर्जन के बारे में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करता है। उपयोगकर्ता विकिरण उत्सर्जन के संबंध में टावर या बेस स्टेशन की जांच करवा सकता है। अब आता है आगे, नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन परियोजना। तो इसका लक्ष्य है सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंकिंग सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। इसका लक्ष्य शाखा के पोस्ट मास्टर यानी BPM को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध करवाना। और ये एप्लीकेशन है DARPAN PLI एप्लीकेशन, डाक जीवन बीमा यानी PLI और डाक जीवन बीमा ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI नीतियों के प्रीमियम का निर्बाध संग्रहण हेतु लॉन्च किया गया है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना क्या है, तो लक्ष्य इसका है, इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना। यह देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव जिनमें न्यूनतम 100 परिवार हों की पहचान करेगा। साथ ही कम से कम एक RPLI ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गांव के सभी परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। RPLI ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, तो विशेष रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को उन्हें संपूर्ण बीमा ग्राम में रूपांतरित के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना, लक्ष्य है इसका है डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देना। दीनदयाल स्पर्श रुचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और उन्हें डाक टिकट संग्रह को एक रुचि के रूप में चुना है। तो अब आता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का, इसमें बहुत ही चर्चा में है। केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। कवरेज देश की आबादी में 67%, ग्रामीण 75%, शहरी 50% कवर किया गया है। परिवार की पहचान कैसे है, तो 2011-12 की जनगणना के अनुसार है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS परिवार द्वारा उपभोग सर्वेक्षण डेटा के आधार पर है। अन्य उद्देश्य इसके हैं, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडीकृत मूल्य जिसे केंद्रीय निर्गम मूल्य कहा जाता है CIP सेंट्रल इशू प्राइस,
पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों के संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना है। इसमें और भी है, जैसे कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड के वाला है। तो इसमें एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है। इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एनएसएफ के तहत जारी राशन कार्डों के विदेशव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना। पहले इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के रूप में माना जाता था। लाभार्थी देश में किसी भी ईपीओएस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सक्षम उचित मूल्य की दुकान से अपने हक का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। वे मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे आता है मूल्य स्थिरता कोष। तो मूल्य स्थिरता कोष में है, उद्देश्य इसका कुछ कृषि बागवानी जिनसों जैसे प्याज, आलू और दालों के मूल्य अस्थिरता का समाधान करना। जिनसों की खरीद की जाती है तथा उन्हें भंडारित किया जाता है। स्टॉक के आसांकित मोचन के माध्यम से उचित कीमतों पर जैसी जिनसों की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जाती है। फार्म गेट मंडी में किसान सीधे संघों से सीधी खरीद को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कोष का बाजार हस्तक्षेप संचालन हेतु केंद्रीय हस्त एजेंसियों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों एजेंसियों कार्यशील पूंजी का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब अगला आता है सहकारिता मंत्रालय। तो डेयरी सरकार सहकार योजना, इसका लक्ष्य है सहकार से समृद्ध तक दृष्टिकोण को साकार करना। परियोजना लागत की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसी तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यान्वयन एजेंसी है। अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है। और इसका उद्देश्य है यह सहकारी समितियों को ईएसजी पर्यावरण संधारणीय गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे आते हैं, तो कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि आयुष्मान सरकार सहकारी योजना। तो इसका लक्ष्य है सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कार्यान्वयन एजेंसी तो ये एनसीडीसी है, जो कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। एनसीडीसी निम्नलिखित के लिए सहकारी एजेंसियों को वित्त प्रदान करता है, जैसे कि पीएचसी स्थापित करने के लिए, चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक सेवाओं, दवा व्यवसायों, ब्लड बैंकों आदि का समर्थन करने के लिए, परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्यशील पूंजी और मार्जिन की सुविधा प्रदान की जाएगी। महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। और फिर है युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना। तो लक्ष्य है युवाओं को सहकारी व्यावसायिक उपक्रमों की ओर आकर्षित करना। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। योग्यता कम से कम 1 वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियां। वित्त पोषण तो एनसीडीसी द्वारा निर्मित कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड से जुड़ा हुआ। प्रोत्साहन राशि और वित्त पोषण। प्रोत्साहन राशि है, इस योजना में मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित परियोजना के लिए ब्याज दर प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर 3 करोड़ रुपए तक से 2% कम। और वित्त पोषण में परियोजना लागत 70% तक है और निम्नलिखित जुड़ी सहकारी समितियों के लिए 80% तक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी जिला क्षेत्र, महिला एसटी/एससी। और फिर है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना। तो इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को युवा पेशेवर के नवीन और प्रगतिशील विचारों तक पहुंचने में सहयोग करना, साथ ही युवाओं को क्षेत्र में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। कार्यान्वयन एजेंसी तो इसके एनसीडीसी है। पात्रता इसका है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक या कृषि व्यवसाय सहकारिता वित्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आईटी आदि में एमबीए की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। संगठनात्मक संदर्भ में कौशल एवं ज्ञान का उपयोग करके सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए युवा पेशेवरों को लघु अवधि 4 महीने से अधिक नहीं का अवसर प्रदान करना है। तो अब आगे आता है कारपोरेट कार्य मंत्रालय। तो इसमें पहला है अन्य डायरेक्ट, यस में कोई इसमें चालू नहीं किया गया है। तो एमसीए देखिए यहाँ पर MCA 21 याद रखिएगा। MCA 21 में ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट। तो इसका उद्देश्य नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी गेटवे
के साथ अंतर प्रचलनीय प्राप्त करना। तो यह भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना है। कंपनी अधिनियम 1956 के प्रवर्तन और अनुपालन की पूर्ण स्वचालन सुनिश्चित किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। एमसी MCA 3.0 ई अधिनिर्णयन, ई परामर्श आदि के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल, तो इसका उद्देश्य यह पात्र कंपनियों द्वारा अपने वित्तीय वितरण में MCA 21 रजिस्ट्री पर दाखिल की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों और जानकारी को प्रसारित करने का एक मंच है। कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल उद्देश्य, यह पोर्टल कंपनियों की सभी वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न कार्यक्रम आधारित फाइलिंग सहित को सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएगा। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा, तो इसका उद्देश्य भारत में व्यवसाय शुरू करने में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं लगने वाले समय और लागत की बचत करना। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत सरकार की विभिन्न पहलों और प्रतिबद्धताओं का एक भाग है। SPICE+ वस्तुतः केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों एवं विभागों तथा एक राज्य सरकार महाराष्ट्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं में हेतु एकीकृत वेब फॉर्म है। इसमें 3 मंत्रालय है: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग। स्वतंत्र निकायों का डेटा बैंक, तो उद्देश्य इसका है भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन में उच्च मानकों का विकास करने के लिए मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का सक्षम बनाना और निम्नलिखित की व्यापक रिपॉजिटरी का निर्माण किया जाएगा। मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक और व्ययोग्य व्यक्तियों की सभी स्वतंत्र निदेशकों को डेटा बैंकों के साथ अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। कंपनियां भी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्तियों के लिए व्यक्तियों की खोज, चयन और उनसे संपर्क करने हेतु अपना पंजीकरण करा सकती हैं। तो अब आगे आता है संस्कृति मंत्रालय। इसमें भी कुछ ऐसे ही अन्य हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मौसम, तो इसका उद्देश्य बहुआयामी हिंद महासागर के संदर्भ में पुरातत्व और एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना, ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर संबंधों को उजागर किया जा सके। और इसके अन्य उद्देश्य है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ट्रांसनेशनल नामांकन के रूप में शामिल किए जाने हेतु स्थलों एवं साइटों की पहचान करना। कार्यान्वयन एजेंसी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा अनुसंधान संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट मौसम केंद्र बिंदु, तो मानसून की पद्धतियाँ, सांस्कृतिक मार्ग, समुद्री परिदृश्य। 2 ट्रांसनेशनल नामांकन तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में चोलों द्वारा उपयोग किए गए मार्ग, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अपनाए गए भूमि एवं समुद्री मार्ग। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर साइंस, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना, उद्योग एवं मानव कल्याण में इनका विकास, अनुप्रयोग वर्णन करना। इसके कुछ निम्नलिखित प्रावधान भी है, जैसे कि साइंस सिटी साइंस सेंटर इनोवेशन हब की स्थापना करना, मौजूदा साइंस सिटी साइंस सेंटर इनोवेशन हब के आधुनिकीकरण का उन्नयन और डिजिटलीकरण, तारामंडल, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान शिक्षा केंद्र का स्थापना करना। अगला आता है सेवा भोज योजना, तो इसका उद्देश्य है परोपकारी धार्मिक संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करना। प्रकार है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। ये सभी परोपकारी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धार्मिक आश्रम, दरगाह और मठ, बौद्ध मठ आदि पर लागू होता है। निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जैसे कि CGST की ओर और IGST में केंद्र सरकार के हिस्से के जनता को निःशुल्क भोजन देने के लिए विशिष्ट कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर उपयुक्त 2 करों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अब आता है रक्षा मंत्रालय, तो अग्निपथ योजना, इसका उद्देश्य वेतन और पेंशन को कम करके उपलब्ध संसाधनों को सैन्य आधुनिकीकरण हेतु प्रयोग करना। तरीका अल्पकालीन भर्ती, मॉडल या टूर ऑफ ड्यूटी। अग्निवीर के लिए योग्यता, तो ये 17.5 साल से 21 वर्ष के, यानी 23 वर्ष की आयु में वर्तमान भर्ती के लिए है। लाभ इसका है, तो नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ युवाओं को सशक्त, अनुशासित बनाना और कौशल प्रदान करना है।
आते हैं इसके कुछ अन्य पहलों पर, जैसे कि प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना है। तो ये निधि के अंतर्गत प्रति प्रोजेक्ट को प्रदान किए जाने वाले अनुदान को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया गया है। ऐसे मेक इन इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा प्रतिबंधित प्रतिबंधित किया जाता है। अब आगे आता है रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। इसका उद्देश्य निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्यधिक और परीक्षण अवसंरचना का निर्माण करके घरेलू रक्षा एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। और रक्षा और एयरोस्पेस संबंधी उत्पादन के लिए 6 से 8 ग्रीनफील्ड DTI सुविधाओं की स्थापना करना है। आगे बढ़ते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना। तो लक्ष्य इसका है सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो, समान पेंशन प्रदान करना। कवरेज 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल कर्मी तथा युद्ध विधवाओं और अशक्त पेंशनभोगी सहित कुटुंब पेंशनभोगी। अपवर्जन है तो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को OROP योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। आगे आता है राष्ट्रीय एकीकरण का यात्रा। इसका लक्ष्य है, ये शैक्षिक एवं प्रेरणादायी यात्राएं हैं। इनका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत के साथ साथ विभिन्न विकासात्मक एवं उद्योग संबंधी जारी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करना। लाभार्थी जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के युवा। लाभ इसके युवाओं के लिए करियर विकल्प, प्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण परिवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार संस्कृति को विकसित करना है। तो अब आगे आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो इसका देखिए, इसमें भी कुछ खाली विविध है अन्य योजनाएं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इन सब के बारे में खाली जानते रहिए, इसका लक्ष्य क्या है, प्रकार क्या है। तो जैसे कि देखिए, इसमें इसका प्रकार है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इसका उद्देश्य है कि 8 राज्यों के निर्दिष्ट क्षेत्र को और इसका हाँ अवसंरचनाओं के सीजन से संबंधित अंतराल को समाप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपव्यक्त केंद्रीय संसाधन पूल। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अवसंरचनाओं का तीव्र विकास सुनिश्चित करना है, और इसका निधिकरण का तरीका 90 और 10 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास। तो उसका उद्देश्य NER में सड़कों की कुछ श्रेणियाँ, सड़कों पर पुलों के सहित पुनरुद्धार निर्माण करना। आगे देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना। तो इसका उद्देश्य है, इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और आजीविका विकास से संबंधित स्थानीय संसाधनों को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के आजीविका विकल्पों में संसाधनीय तरीके से सुधार करना है। सामाजिक एवं अवसंरचना विकास नीति। तो इसका उद्देश्य है अधोलिखित हेतु NER के सार्वजनिक खाते में इस निधि को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना। तो शुरू किया गया पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा, और उद्देश्य इसका है छोटे कारीगरों को विकास करना। और ऋण सुविधा तो जमानत मुक्त ये है, जो कि 6% प्रतिवर्ष की रियायत ब्याज दर है, 24 महीनों में चुकाया जा सकता है। अब आगे आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसमें पहला है वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान प्रतिरूपण प्रेक्षण प्रणालियाँ एवं सेवाएं। तो ये एक प्रकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इसका उद्देश्य बेहतर मौसम, जलवायु, महासागरीय पूर्वानुमान और सेवाएं प्रदान करना। कार्यान्वयन एजेंसी तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत में मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, और इसकी अवधि 2021 से 2026 तक की है। आगे आता है शिक्षा मंत्रालय। तो समग्र शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना। तो इसका उद्देश्य है प्री स्कूल से लेकर 12 तक के विस्तारित स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु। इसका प्रकार है केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह कार्यान्वयन एजेंसी तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी, और अवधि इसका है 2021 से 26 तक का। अन्य उद्देश्य है तो सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता शिक्षा, व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना और शिक्षक संस्थाओं को मजबूत करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो यह है राज्य स्तर पर योजनाबद्ध विकास के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में पहुंच, समानता और गुणवत्ता संबंधी सुधार करना। प्रकार इसका है केंद्र प्रायोजित योजना। कार्यान्वयन एजेंसी तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी, अवधि 2026 तक का है।
और अन्य उद्देश्य इसके तो गुणवत्ता में वृद्धि करना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। महत्वपूर्ण अवसंरचना से संबंधित कमियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना है। और कमियों दूर करना, गुणवत्ता शिक्षकों और प्रोफेसरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब आता है स्टडी इन इंडिया। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और उद्देश्य विदेशी छात्रों के लिए भारत को एक पसंदीदा शिक्षा संस्थान का हब बनाना यहाँ पर है। कार्यान्वयन एजेंसी, तो इसका कार्यान्वयन एडसिल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एडसिल इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी कंपनी है। इसका उद्देश्य, अन्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आगमन को प्रोत्साहित करना, पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ भारत की सॉफ्ट पावर क्षमता को बेहतर बनाना, वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजारी भागीदारी 1% से भी कम से बढ़ाकर 2% तक करना है। तो कुछ अन्य पहले भी हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में देखिए पीएम ई विद्या योजना आता है, पीएम श्री स्कूल आता है, और पीएम विद्या समीक्षा केंद्र है, और भारतीय ज्ञान परंपरा पहल है, स्ट्रेंथनिंग के टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस प्रोजेक्ट है, और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण है, और उन्नत भारत अभियान है, और बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम कपिला अभियान है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्पाइसेज छात्रों के मध्य रुचि, रचनात्मक एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना है। वित्तीय साक्षरता अभियान है विशाखा, और अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना है। उत्कृष्ट संस्थान योजना है, और विद्वान पोर्टल है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये सभी, और स्वयं या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल ज्ञान, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, और सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान, और स्पार्क यानी कि अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना, एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष, और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन, प्रधानमंत्री युवा आगामी और बहुमुखी लेखक योजना 2.0, बढ़े भारत, प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव, और भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा विद्या संबंधी अनुसंधान योजना, और उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना श्रेयस, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और तथा समावेशन कार्यक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, उड़ान छात्रों को पंख देने हेतु कार्यक्रम, संस्थानों को नवोन्मेष परिषद, भारत में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस, शाला गुणवत्ता सगुन पोर्टल। तो देखिए इतने सारे जितने भी नाम लिए गए ये सभी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत ये पहला है, उत्पाद नवाचार विकास और समृद्धि के लिए MEITY स्टार्टअप एक्सलेटर समृद्ध कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय सॉफ्टवेयर स्टार्टअप अप्स के लिए अपने उत्पादों को उन्नत करने तथा अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु निवेश प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना फोकस है। यह आगामी 3 वर्षों में 2021 से ग्राहक तथा निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके 300 स्टार्टअप्स को एक्सलरेट समृद्धि करने पर केंद्रित है। वित्तीय सहायता, स्टार्टअप्स के मौजूदा मूल्यांकन व विकास के चरण के आधार पर स्टार्टअप में 40 लाख रुपए तक का निवेश चयनित एक्सलेटरों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना। अब प्रकृति इसका है, यह एक छत्रक कार्यक्रम है जो मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न ई गवर्नेंस संबंधी पहलों को एक साथ जोड़ता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी ई गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जहां भी संभव हो PPP को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीसरा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। तो इसका उद्देश्य है राष्ट्र के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। अंतर मंत्रालयीय पहल MEITY और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
अपेक्षित लाभ है विज्ञान और इंजीनियरिंग के बहुविषयक डोमेन में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। कार्यान्वयन तो प्रगत संगणन विकास केंद्र और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान। अब इसमें चौथा चौथा आता है सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019। तो इसका उद्देश्य देश में आईटी उद्योग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम के विकास में तेजी लाना। कार्यान्वयन तंत्र इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन शुरू किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी तो उपयुक्त कार्यक्रमों में उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से MEITY द्वारा इसका अन्य उद्देश्य 2025 तक वैसी सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में हिस्सेदारी में 10 गुना वृद्धि हो सके। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना। परियोजना प्रबंधन एजेंसी अवधि दूसरे दौर के लिए इसका कार्यान्वयन 1/4/2021 से 4 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ अन्य पहले भी हैं जो कि लागू किया गया है, जो कि जीवन प्रमाण है। तो इसका उद्देश्य है जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जो जीवन प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। और नेक्स्ट आता है भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। ये 1991 के STPI अधीन स्वायत्त सोसाइटी के लिए है। तो इसकी सेवाएं हैं इनक्यूबेशन सुविधाएं, डेटा संचार और प्रशिक्षण और मूल्य वर्धित सेवाएं, वैधानिक सेवाएं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण समर्थन योजना, और फिर इसी के अंतर्गत है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, और उसी के अंतर्गत है BPO संवर्धन योजना, स्त्री स्वाभिमान इलेक्ट्रॉनिक्स कोष विकास कोष, और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना, ज्ञान सर्कल वेंचर्स, डिजी लॉकर, और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और डिजिशाला भी इसी के अंतर्गत आता है। साइबर सुरक्षित भारत पहल भी इसी के अंतर्गत आता है। ई संपर्क सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट की भी इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया PhD योजना इसी के अंतर्गत आता है। अब आता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसमें है सिक्योर हिमालय उच्च श्रेणी के हिमालयी परितंत्र की आजीविका संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने संबंधी परियोजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च श्रेणी के हिमालयी परितंत्र की आजीविका संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में है इसका वैश्विक पर्यावरण सुविधा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अवधि इसका है 2017 से 2024 तक, और पार्टनर एजेंसी है ट्रैफिक। इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। तो यह एक प्रकार का केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य है इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की और भारत विकास के पथ की परिस्थितिकी स्थिरता को बढ़ाना है। 2025-26 तक इसकी अवधि है। कार्यान्वयन एजेंसी इसका है। इन मिशनों को संबंधित मंत्रालय द्वारा संस्थागत किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा समन्वित किया जाता है। इसी के अंतर्गत कुछ अन्य पहले भी हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, और फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य क्लाइमेट रेजिलियंस का निर्माण, हरित कौशल विकास कार्यक्रम भी है इसी के अंतर्गत। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, परिवेश यानी कि आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण, एकल खिड़की के माध्यम से अग्र सक्रिय और जवाबदेही सुविधा, और वन्य पर्यावसों का एकीकृत विकास करना है, और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन का मिशन करना है। पर्यावरण सूचना प्रणाली है, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण है, और लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल है। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा पत्र है, और नगर वन योजना है। अब आता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय में भारत को जानो कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में रह रहे परिवर्तनकारी बदलाव से भारतीय अप्रवासियों को परिचित कराना है।
ठीक है। अभी दूसरा इसमें है प्रवासी कौशल विकास योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना है। और फिर नेक्स्ट आता है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम। तो यह इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला आता है प्रोजेक्ट ई बी बी ए बी ई विद्या भारती टेली एजुकेशन और ई आरोग्य भारती टेली मेडिसिन। अब आता है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य है एक बीमा पॉलिसी सब पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्हता इसमें केवल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। और इसका कार्यान्वयन एजेंसी है भारतीय जीवन बीमा निगम। और अन्य उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज से अर्जित आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना और अपने अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना है। अर्हता तो विनिर्माण सेवाओं, कृषि में समृद्ध संबंध गतिविधियों या व्यापार में क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम। कार्यान्वयन एजेंसी तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। उद्देश्य है कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण सेवाएं या व्यापक क्षेत्रक या कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। अब आगे आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य है समावेशी संधारणी और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना। और इसका है मुद्रा या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत है। इच्छित लाभार्थी है कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर कृषि क्षेत्र में आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है और जिसकी ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपए से कम है। अब इसमें नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो यह मतलब इसका लक्ष्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्त पर पर्याप्त आय प्रदान करना। और इसका लाभार्थी 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग वाला भारत का कोई भी नागरिक, निवासी और अनिवासी दोनों हो सकते हैं। कवरेज इसका है सार्वजनिक, निजी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। कार्यान्वयन एजेंसी तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है। अब अगला आता है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। तो स्मरणीय तथ्य है उद्देश्य देश में प्रयुक्त स्वर्ण को एकत्रित करना और उसे उत्पादक उपयोग में लाना। लाभार्थी है चैरिटेबल संस्थान, व्यक्ति और संयुक्त जमाकर्ता। कराधान लाभ है तो जीएमएस के तहत अर्जित आय, पूंजीगत लाभ कर, पूंजी संपत्ति कर और आयकर से मुक्त है। अन्य उद्देश्य है तो परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्ध स्वर्ण को एकत्रित करके उसे उत्पादक उपयोग में लाना। स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और देश में रत्न और आभूषण क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो अब आता है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो इसमें है नीली क्रांति समेकित मात्स्यिकी विकास प्रबंधन। तो इसका प्रकार है केंद्रीय प्रायोजित योजना और लक्ष्य इसका है अंतर क्षेत्रीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में जल कृषि या मत्स्यिकी संसाधनों में से उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना। कवरेज तो पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्यों में राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्य। और कमजोर वर्गों का समर्थन तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं तथा उनके सहकारी संस्थाओं को मत्स्य और मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सहायता करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तरदायी और संधारणी तरीकों से समग्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना, मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण करना तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, रोजगार और निर्यात से आय सृजित करना तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अगला आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्या है यह? तो इसका लक्ष्य है स्वदेशी गो जातीय नस्लों का विकास और संरक्षण। किसकी उप योजना है? तो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना है। प्रमुख लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान, विशेष रूप से महिलाएं हैं और 2021-22 में 2025-26 तक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्नत तकनीकों का उपयोग करके एक संधारणी तरीकों से गोवंश की उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की नस्ल का उपयोग को बढ़ावा देना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना।
और कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक और सर्वागीण तरीके से देसी गोवंशीय पशुओं और भैंसों का पालन व संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब अगला आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि इसका लक्ष्य है भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना। प्रकार तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जैसे पुनर्चक्रीय जल कृषि प्रणाली, बायोफाल्क एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन आदि। अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक। और उद्देश्य क्या है तो मत्स्यिकी क्षमता का दोहन, अवसंरचना एवं विनियमन में सुधार, किसान की आय में वृद्धि और नीली क्रांति की उपलब्धियों का समेकन। तो अब आगे आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसमें देखिए पहला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना। तो इसका प्रकार है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्य अवधि है इसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छित लाभार्थी है मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक सहकारी समितियाँ। नोडल बैंक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। तो इसका प्रकार है, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। लक्ष्य है खेतों से लेकर खुदरा बाजारों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना। और छत्रक योजना है, तो चल रही योजनाओं और मंत्रालय की नई योजनाओं को भी इसके तहत शामिल किया गया है। संभावित लाभ तो किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार सृजित करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना है। और अन्य उद्देश्य क्या है तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना, प्रभावी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करना, शीघ्र खराब होने वाली चीज़ों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और संरचना का निर्माण करना। आगे आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। तो इसका प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना की एक योजना है। लक्ष्य इसका है प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना और मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग का विस्तार करना। अवधि है 2021-22 से 2026 से 27 तक। कार्यान्वयन एजेंसी है परियोजना प्रबंधन एजेंसी। तो अब आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आयुष्मान भारत, तो देखिए आयुष्मान भारत बहुत चर्चा में है, तो इसको याद रखिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र प्रायोजित योजना है। लक्ष्य इसका है इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक द्वितीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, निवारक संवर्धन और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करना को समग्र रूप से संबोधित करना है। पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था। घटक है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो यह प्रकार है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। लक्ष्य है समान, बहनी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। राज्यों की सहायता है, तो राज्यों को सहायता, तो इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। मिशन प्रमुख है, तो मिशन का निदेशक है अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा। अगला आता है परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए अम्ब्रेला योजना। तो यह इसका प्रकार है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। लक्ष्य है बीमार लोगों की देखभाल से आरोग्य की अवधारणा को बढ़ावा देना। लाभार्थी है समस्त आबादी, जबकि कुछ उप योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अवधि है वर्ष 2019 से 20 तक का। उद्देश्य है आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को बेहतर करना और परिवार नियोजन में सहायता करना और जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। अब आता है अन्य पहले। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसका उद्देश्य क्या है मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में अंतराल को पाटने के लिए देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करना है। कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। और अगला आता है ई संजीवनी। तो यह एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एबीडीएम के साथ ई संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की है। आगे आता है जननी सुरक्षा योजना। तो यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। फिर है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और तथा संस्थागत प्रसव में होने वाले अधिक खर्च की समस्या का समाधान
करना है। बिना खर्च वाले प्रसव भी हो जाएंगे इसमें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, तो इसका उद्देश्य प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्ता प्रसवपूर्ण देखभाल प्रदान करना है। और यह निर्दिष्ट सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भावस्था की दूसरी तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी प्रदान करता है। आगे आता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। 1985 में आरंभ किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण का कार्यक्रम था। सरकार द्वारा शुरू किए गए टीके तो डिप्थीरिया वैक्सीन, परट्यूसिस वैक्सीन, टिटनस वैक्सीन, पोलियो, मीजल्स खसरा वाला है, और हेपेटाइटिस बी, और पेंटावायलेंट, और रोटा वायरस, रूबेल, एडल्ट जेई वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, वाईवेलेंट ओरल पोलियो, और मीजल्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब आता है सघन मिशन इंद्रधनुष। पृष्ठभूमि क्या है, तो इसे वर्ष 2014 में टीकाकरण कार्यक्रम को पुनः सक्रिय करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। अब आता है नेक्स्ट राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर। यह कार्यक्रम भारत में सभी किशोरों के उनके स्वास्थ्य खुशहाली संबंधित सूचित जिम्मेदार निर्णय लेने के द्वारा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में सक्षम बनाता है। आगे आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य 4D बच्चों जन्म के, देखिए 4D इसमें है, जैसे कि डिफेक्ट ऑफ बर्थ, बीमारी यानी डिजीज, न्यूनता यानी डिफिशियंसीज, और विकलांगता के बच्चों को विकास से आने वाली रुकावट डेवलपमेंट डिले की शुरुआती तौर पर पहचान कर तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना है। लक्ष्य कार्यक्रम प्रसूति गृह और प्रसूति लक्ष्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने का पहल है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की किफ़ायती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना है। माँ का पूर्ण स्नेह। तो यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और स्तनपान के समर्थन हेतु परामर्श सेवाओं के लिए है। माँ का पूर्ण स्नेह यह है। मिशन परिवार विकास। तो इसका उद्देश्य 3 एवं उससे अधिक की कुल प्रजनन दर वाले 146 उच्च प्रजनन वाले जिलों में गर्भ निरोधक और परिवार के नियोजक सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच बढ़ाना है। अब आगे आता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो RAN यानी कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। RAN के तहत केंद्र सरकार के 13 अस्पतालों संस्थानों पर परिक्रामी निधियाँ स्थापित की गई हैं। अगला आता है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। यह NHM के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। आगे आता है सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा। तो इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक के प्रयोग के संदर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना है। फिर आता है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य समुदाय में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जन सामान्य विशेषकर उच्च जोखिम से ग्रस्त समूहों और क्षेत्रों में निवारक उपायों पर बल देना है। प्रारंभिक निदान और प्रबंधक प्रदान करना है। वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एकीकृत पहल है। 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है। आगे आता है राष्ट्रीय अंधता और दृष्टि क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम। तो उद्देश्य रोकथाम योग्य अंधेपन की व्यापकता को वर्ष 2025 तक 0.25% तक कम करना है। और यह कार्यक्रम मोतियाबिंद अपवर्तक त्रुटियों, बचपन के अंधेपन और अन्य नेत्र रोगों जैसे ग्लूकोमा, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी आदि पर केंद्रित है। आगे आता है राष्ट्रीय एड्स एवं STD नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका प्रकार है, यह केंद्र क्षेत्रीय योजना है। अवधि 2026 तक का है। 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में HIV एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को SDG 3.3 की प्राप्ति की दिशा में एड्स और STD के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आगे आता है किफ़ायती दवाएं एवं उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण अमृत योजना। तो यह अमृत फार्मेसी के नाम से स्थापित खुदरा दुकानों का हृदय प्रत्यारोपण के साथ साथ कैंसर तथा हृदय रोग से संबंधित दवाइयाँ प्रचलित बाजार दर से 60 से 90% तक कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। अगला आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
तो इसका उद्देश्य है, यह योजना किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगी और इसके साथ ही यह अल्प सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाएं बेहतर करेंगे। अगला आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करना है जो व्यापक, आधारित और स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो। यह प्रकाश जनसांख्यिकीय रोग प्रोफाइल, संचारी और गैर संचारी जीवन शैली रोग और उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों में हाल की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखता है तैयार किया गया है। इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी, यह भारत के सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रमाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक डेटा की पहली स्वास्थ्य देखभाल सुविधा रजिस्ट्री है। तैयार किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। निक्षय पोषण योजना, तो उद्देश्य है टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना और प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नगद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन टीबी के उपचार की अवधि के दौरान और लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाता है। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, उद्देश्य, तो यह योजना लघु और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित विधियों का पालन करने में सहायता प्रदान करने और लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण, स्वच्छता, रेटिंग एवं प्रशिक्षण संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। और खाद्य सुरक्षा मित्र खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा वित्तीय पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 अन्य नियमों और विनियमों से संबंधित अनुपालन में सहायता करते हैं। खाद्य सुरक्षा मित्र के प्रकार, तो डिजिटल मित्र, प्रशिक्षक मित्र, स्वच्छता मित्र। दक्षता प्रोग्राम है। उद्देश्य इसका है सक्षम और आत्मविश्वासी स्वास्थ्य प्रदाताओं के माध्यम से इंट्रा और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मातृ और नवजात शिशु की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। यह एनएचएम के तहत एक पहल है। इसमें लेबर रूम के प्रदाताओं के लिए क्लिनिक अपडेट, सह कौशल मानकीकरण, प्रशिक्षण, पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो अप और मेंटरिंग सहायता, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में सुधार करना आदि शामिल है। अनमोल सहायक नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन, यह एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो एएनएम को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को डेटा अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है। अब आता है लास्ट, ये है किलकारी। यह एक मोबाइल ऐप आधारित स्वास्थ्य शिक्षा सेवा है। यह गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और उनके परिवारों को गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में समयबद्ध, सुलभ, सटीक और प्रासंगिक संदेश प्रदान करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मोबाइल ऐप किलकारी ने बार्सिलोना में ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार जीता है। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त हुआ है। तो हम लोग अभी ये भाग 1 किए हैं। तो सरकारी योजनाओं में हम लोग ये अभी कम्प्रिहेंसिव भाग 1 किया है और अभी बहुत जल्दी ही इसके बाद भाग 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।